हेलो एवरीवन, मैं हर्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी टेक्निकल पाठशाला में। आज हम लोग जो सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए। जो भी बच्चे इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा या बीटेक किए हैं उनको पता होगा पावर सिस्टम कितना इम्पोर्टेंट है, कॉलेज के लिए भी, रियल लाइफ के लिए भी, या फिर हम लोग अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी। एसएससी जेई का फॉर्म आपका 29 फरवरी को खुल जाएगा, तब से आप जाके फॉर्म भर सकते हैं। तो जो मैं आप लोगों का नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहा हूं जिसका नाम है पावर सिस्टम, वो सब्जेक्ट आपका एसएससी जेई के लिए जो आता है वो आप लोगों का सब्जेक्ट है। 17 से 21 मार्क्स का इसका क्या है, वेटेज है। एसएससी जेई में 17 से 21 नंबर का आपका पावर सिस्टम पूरा आता है। एक एक चीज पावर सिस्टम की हम लोग अपनी क्लास में पढ़ेंगे। पावर सिस्टम को हम लोगों ने क्या किया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, पावर सिस्टम 1 एंड पावर सिस्टम 2। और उसमें भी अगर हम देखें तो पावर सिस्टम जो हम लोग पढ़ते हैं वो हमने बेसिकली 6 चीजों में डिवाइड कर लिया है उसको। ठीक है, पहला क्या है हमारा, पहला है हमारा जनरेशन। जनरेशन मतलब हमारी जो बिजली बनती है पावर प्लांट्स के अंदर वो कैसे बनती है, क्या क्या चीज हमको चाहिए होती है, कौन कौन से प्लांट्स हमारे इंडिया में अवेलेबल है, वो चीज हम लोग किस में पढ़ते हैं, वो हम लोग पढ़ते हैं जनरेशन में। बिजली बनने के बाद जब हम लोग 11 केवी में बिजली को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्टेप अप करके उसको क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। हमारे इंडिया के अंदर जो अभी फिलहाल में ट्रांसमिशन वोल्टेज है वो 765 किलो वोल्ट है। ठीक है, और 1200 किलो वोल्ट पे महाराष्ट्र के अंदर हमारा काम चल रहा है इस चीज पे। अगर आप अभी जल्दी में, जैसे अभी आपका एसएससी जेई का एग्जाम होने वाला है, इसमें अगर वो आपसे पूछता है क्या इंडिया का हमारा ट्रांसमिशन जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो कितना है, तो आप लगाएंगे 765 किलो वोल्ट। अभी वो चीज हमारी एप्लीकेबल नहीं हुई है, उस पर काम चल रहा है, तो उसका डॉक्यूमेंट में कोई वेरिफिकेशन अभी नहीं हुआ है। तो अभी जो हमारा मैक्सिमम ट्रांसमिशन वोल्टेज है इंडिया में वो 765 किलो वोल्ट है। ठीक है, ट्रांसमिशन में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ट्रांसमिशन में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसमिशन लाइन की परफॉर्मेंस, उसकी पैरामीटर्स जैसे इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन हम ट्रांसमिट करते हैं उसके अंदर हमारा इंडक्टेंस क्या होगा और कैपेसिटेंस क्या होगा, क्या क्या इफेक्ट उसके अंदर आएंगे, ये सब चीजें हम लोग पढ़ते हैं इसमें ट्रांसमिशन में। उसके बाद हमारा आता है वोल्टेज कंट्रोल। हम जो अपनी पावर ट्रांसफर कर रहे हैं उसके अंदर हम लोग वोल्टेज कंट्रोल कैसे कर सकते हैं वो हम लोग ट्रांसमिशन में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा क्या आता है, कोरोना आता है। कोरोना इफेक्ट के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोरोना। ध्यान से पढ़िएगा, मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, और मैं इसको आपकी रियल लाइफ से रिलेट करके इस पूरे सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला हूँ। बहुत मजा आप लोगों को पढ़ने में आएगा। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केबल्स। जो अंडरग्राउंड केबल हम लोग डालते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और जो अंडरग्राउंड केबल होती है उसके जो हम लोग इंसुलेशन करते हैं उसका हम लोगों को क्या फायदा है और क्या नुकसान है वो हम सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट जो हमारा होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन। हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई, उसको ट्रांसमिट किया स्टेप अप करके, फिर हम क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे ट्रांसफार्मर का यूज करके हम उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं। स्टेप डाउन करने के बाद हम क्या करते हैं, वो हमारे घर में आती है और हम उसको यूज कर पाते हैं। ठीक है, ये हमारा हुआ 3 पार्ट। उसके अलावा जो हम लोगों को पढ़ना है, चौथा पार्ट है हमारा फॉल्ट एनालिसिस। हमारे सिस्टम में जो फॉल्ट होते हैं उसकी पूरी जानकारी हमको सीखनी है सब्जेक्ट में। कौन कौन से हमारे फॉल्ट होते हैं, कैसे हम उन फॉल्ट को हटाते हैं, कैसे उस फॉल्ट से हम लोग बच सकते हैं, वो हम लोगों को पढ़ना है किसमें, इसमें स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में। हम लोग रिले लगाते हैं, सर्किट ब्रेकर हम लोग यूज करते हैं, आइसोलेटर का हम लोग यूज करते हैं, और भी बहुत सारी हम लोग क्या करते हैं प्रोटेक्शन डिवाइसेस का यूज करते हैं हर एक इंडिविजुअल किसके लिए, इक्विपमेंट के लिए। तो हम लोग वो किसमें पढ़ेंगे, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में। लास्ट जो टॉपिक हम लोगों का होगा वो हमारा क्या होगा, एचवीडीसी। एचवीडीसी और एचवीएसी लाइन में हमारे लिए कौन सी लाइन अच्छी है, कौन सी लाइन हमको चाहिए और कौन सी लाइन हम फिलहाल में यूज कर रहे हैं, इन दोनों के फायदे, इन दोनों के नुकसान हम लोग इस पूरे सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, आज भी जो मैं इसके बाद आपको बताऊंगा, मैं ऑब्जेक्टिव आप लोगों को लिखवाऊंगा पावर सिस्टम का, कि पावर सिस्टम जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं या इसका हम जो रियल लाइफ में यूज करते हैं वो किस लिए इसका यूज होता है, वो इसके ऑब्जेक्टिव्स में मैं आपको लिखवाऊंगा।
उसके बाद कल की क्लास से हम लोग अपना शुरू करेंगे क्या, ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन में मैं आपको ये सारे टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद हम लोग ये जितने भी मैंने आपको यहाँ पे लिखाया है एक एक करके ये पूरा सब्जेक्ट हम लोग क्या करेंगे, खत्म करेंगे। अच्छे से आप मेरे साथ पढ़ते रहिए। ये सब्जेक्ट जब खत्म होगा तब आप ये कहिए कि आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जब आपसे कोई पूछेगा ट्रांसफार्मर के बारे में, फॉल्ट के बारे में, प्रोटेक्शन के बारे में, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, या आपको कोई तार दिखा के कुछ पूछेगा, एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आप जवाब ना दे पाए, और आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब हमको थोड़ा बहुत आ गया है और हम लोग तैयारी कोई भी प्रिपेयर देने के लिए इस सब्जेक्ट की तरफ से पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, पावर सिस्टम का हम लोग क्यों यूज करते हैं। पहला जो है हमारा वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम जो बना रहे हैं, जो पावर जनरेट हम लोग कर रहे हैं, वो क्या होनी चाहिए, उसकी कॉस्ट बहुत कम होनी चाहिए, जितनी कम हो सकती है। उस अगर वो कॉस्ट ज्यादा होगी तो क्या होगा, हम लोगों को ज्यादा बिल पे करना पड़ेगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मस्ट बी मिनिमम। जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग क्या करेंगे, जनरेट करेंगे कहाँ, पावर प्लांट में, उसकी ओवरऑल कॉस्ट जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। क्योंकि अगर उसकी बनने की ही कॉस्ट ज्यादा होगी तो जब वो हमको बेचेंगे और हम उसको खरीदेंगे तो उसकी कॉस्ट ओवरऑल क्या होगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और हमको जो बिल हम लोग भरते हैं वो बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्या हमारा होगा, रिलायबल पावर सप्लाई has to be available to the consumers। जो हम लोग हैं जो घर में अपनी पावर को यूज कर रहे हैं, उनके पास जो पावर पहुंचनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, रिलायबल पावर होनी चाहिए। ऐसा ना हो मेरे घर में कुछ वोल्टेज आ रहा है और मेरे पड़ोसी के घर में कोई दूसरा वोल्टेज आ रहा है, उससे आगे या तो कम वोल्टेज आ रहा है या ज्यादा आ रहा है। हर किसी के घर में सेम वोल्टेज, सेम पावर, सेम करंट फ्लो होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलायबल पावर सप्लाई हैज टू बी अवेलेबल टू द कंज्यूमर। ये किसका काम है, पावर सिस्टम की हेल्प से हम ये सब करते हैं। जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉस्ट है वो क्या हो, मिनिमम हो, और दूसरा रिलायबल पावर सप्लाई हो। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है, रेटेड वोल्टेज हैज टू बी अप्लाइड। हमेशा क्या होना चाहिए, रेटेड वोल्टेज हमारा होना चाहिए। रेटेड वोल्टेज से क्या मतलब है, हमारे इंडिया के अंदर जो हमने फ्लक्चुएशन का पैरामीटर लिया हुआ है वो हम लोगों ने लिया हुआ है ±6%। अगर ±6% से वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है, -6 हो या +6 हो, तो हम उस कंडीशन को नॉर्मल कंडीशन मानते हैं, ना हम उसको फॉल्टी कंडीशन मानते हैं, ना ओवर वोल्टेज ना अंडर वोल्टेज की कंडीशन। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, हमेशा याद रखिएगा, जब भी हमारा वोल्टेज क्या होगा, कम होगा, लो वोल्टेज की कंडीशन जब भी होगी, आप लोगों को फॉर्मूला पता है, P = VI cos phi हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहां से अगर हम करंट निकालेंगे तो P क्या हमारा हो जाएगा, V cos phi। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं जब भी हमारा वोल्टेज क्या होगा, कम होगा, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हम लोगों को हमेशा याद रखना है, अगर लो वोल्टेज का केस है तो वहां करंट की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। और जब भी करंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो ओवर हीटिंग की वजह से जो हमारी इंसुलेशन है वो क्या होगी, जो हमारा इक्विपमेंट है वो पूरा का पूरा खराब हो जाएगा, वाइंडिंग हमारी जल जाएगी। और दूसरा, ओवर वोल्टेज जब होगा, जब हमारा सिस्टम में वोल्टेज क्या होगा, ज्यादा होगा, तब वहां क्या होगा, करंट कम होगा। ओवर वोल्टेज हमेशा क्या करेगा, इंसुलेशन फेलियर करेगा। यहां पे आप लिख लीजिए, ओवर वोल्टेज हमेशा क्या करेगा, इंसुलेशन को फेल करेगा, और हमारा लो वोल्टेज क्या करेगा, हाई करंट को फ्लो करेगा। दोनों हमारे लिए नुकसानदायक है, आपको ये चीजें याद रखनी है। कोई भी आपसे पूछे अगर हमारे सिस्टम में बहुत कम वोल्टेज हो जाए, बहुत ज्यादा वोल्टेज की वैल्यू डाउन हो जाए तो क्या होगा, तो उस जगह पे हमारे करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और करंट की वैल्यू बढ़ने से सिस्टम हमारा क्या होगा, बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा और हमारा वाइंडिंग वगैरह सब जल जाएंगी। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है हमारा वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ जाए तब क्या होगा,
वोल्टेज अगर जब भी हमारा ज़्यादा होगा तो उससे हमको क्या देखने को मिलेगा, हमारे सिस्टम में इंसुलेशन फेलियर हमारा हो जाएगा। जो हमने इंसुलेशन लगाया हुआ है कंडक्टर के ऊपर वो सब फेल हो जाएगा और ओवरऑल हमारा क्या होगा, कंडक्टर जल जाएगा। ठीक है। चौथी जो हमारी वो है ऑब्जेक्टिव जो है हमारा, रेटेड फ्रीक्वेंसी हैज टू बी मेंटेन। फ्रीक्वेंसी हमारी जो इंडिया में है वो कितनी है, 50 हर्ट्ज इन इंडिया। ठीक है, इतनी ही फ्रीक्वेंसी हमारी मेंटेन होनी चाहिए। और हमारी जो फ्रीक्वेंसी है उसका जो हमने फ्लक्चुएशन का वो लिया हुआ है वो कितना लिया हुआ है, ±3% हम फ्रीक्वेंसी में इधर उधर का हेर फेर कर सकते हैं। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी ±3% फ्लक्चुएट कर रही है तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। उससे कम ज्यादा होगी तब हमको क्या करना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करना पड़ता है, जो कि हम पावर सिस्टम 2 में पढ़ेंगे। किस टॉपिक के अंदर, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड के अंदर हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है। अब जो हमारा पांचवा वो होगा वो है फास्टर फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन। फास्टर फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन of the fault from the healthy section has to be available। हम लोग क्या करेंगे, अपने स्विच गियर और प्रोटेक्शन की हेल्प से या फॉल्ट एनालिसिस की हेल्प से हम लोग क्या देखेंगे, फास्टर फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन। अगर हमारा कहीं पे फॉल्ट हुआ है तो जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके उतनी जल्दी हमको पता लग जाए उस फॉल्ट का कि वो कहाँ हुआ है। दूसरा, उसको हम उस हेल्दी पार्ट से आइसोलेट कर दे। जैसे हमारी ये 2 लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन, मानिए इसमें फॉल्ट हुआ है तो इसमें फॉल्ट हुआ है तो इस वाली लाइन से हम इसको क्या करें, जितना जल्दी से जल्दी आइसोलेट कर दे ताकि हमारी ये लाइन बच जाए। ये हम लोग देखेंगे पावर सिस्टम में। ठीक है, इन सब में हमारा क्या हेल्प करेगा, पावर सिस्टम हमको हेल्प करता है। अब क्या है, more stable generator has to be available for withstand the faulty condition of the system। और आखिरी जो हमारा है वो क्या है, flexible power transfer has to be available for wide ranges of voltages। पावर जो हम लोगों को ट्रांसफर करनी है वो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही वोल्टेज पे हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। पावर सिस्टम की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी वोल्टेज के लेवल पे हम लोग अपनी पावर को ट्रांसफर कर सकते हैं। जहां हमको कम वोल्टेज चाहिए वहां हम कम वोल्टेज दे सकते हैं, जहां हमको ज्यादा वोल्टेज की आवश्यकता है वहां हम लोग ज्यादा वोल्टेज ले सकते हैं। ठीक है, ये सब में हमारा क्या हेल्प करता है, पावर सिस्टम हमारा हेल्प करता है। तो ये हमारे पावर सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको याद रखने हैं। आपसे अगर कोई पूछता है कि पावर सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, तो पावर सिस्टम में हम लोग जनरेशन पढ़ते हैं। जनरेशन के अंदर हम लोग जानते हैं कहाँ बिजली बनती है, कैसे बिजली बनती है और क्या क्या कंडीशन हमारी है जहां हमको प्लांट लगाना है, उसके लिए वो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तभी हम वहां प्लांट लगा सकते हैं। दूसरा है हमारा ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन में हम लोग जानेंगे, मैंने आप लोगों को बता दिया, कोरोना हम लोग पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन लाइन पढ़ेंगे, केबल्स हम लोग पढ़ेंगे, इंसुलेशन हम लोग पढ़ेंगे। ये सारी चीजें हम लोग किसमें पढ़ते हैं, ट्रांसमिशन में। उसके बाद हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कहाँ पहुंचती है, डिस्ट्रीब्यूशन में। डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, बिजली को स्टेप डाउन करके हमारे घरों में भेजते हैं और घरों में आने के बाद जो हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, ठीक है, उसके बीच में कोई फॉल्ट होता है या हमें किसी प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, वो हम लोग फॉल्ट एनालिसिस में और स्विच गियर और प्रोटेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे। उसके अलावा हमारा एक टॉपिक है HVDC। ठीक है, HVDC और HVAC में क्या डिफरेंस है, दोनों में से कौन सा अच्छा है हमारे लिए, कौन सा हम यूज करते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। अब पावर सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है, पावर सिस्टम हम लोग पढ़ते क्यों है और इसको हम लोग रियल लाइफ में क्या यूज करते हैं, वो मैंने आप लोगों को लिखा दिया। जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपनी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, वो मिनिमम कॉस्ट पे हमें प्रोड्यूस होनी चाहिए। दूसरा, रिलायबल पावर सप्लाई होनी चाहिए हर एक कंज्यूमर को। जो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज या पावर मेरे घर में आ रहा है वही पूरे आसपास जितने भी मेरे पास एरिया में घर है उन सब में जाना चाहिए, तभी हम कहेंगे रिलायबल पावर सप्लाई हो रही है। रेटेड वोल्टेज रहना चाहिए, रेटेड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अगर रेटेड वोल्टेज नहीं है, लो वोल्टेज है, तो लो वोल्टेज की कंडीशन में हमारा क्या होगा, करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी।
करंट की वैल्यू अगर बढ़ जाती है तो हमारा क्या होगा, वाइंडिंग जल जाएगी, ओवर हीटिंग हो जाएगा। अगर हमारा वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, उस कंडीशन में हमको क्या देखने को मिलेगा, उस कंडीशन में हमको इंसुलेशन फेलियर का सामना करना पड़ेगा, हमारी इंसुलेशन डैमेज हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी हमारी मेंटेन रहनी चाहिए 50 हर्ट्ज पे, जो कि इंडिया में हमारा फ्रीक्वेंसी का फ्लक्चुएशन का हमने लिया हुआ है वो ±3% लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारा है फास्टर फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन। अगर हमारे सिस्टम में कहीं से फॉल्ट होता है तो जितनी जल्दी हमको पता लग सके कि हमको ये फॉल्ट यहाँ हुआ है और हेल्दी पार्ट से उस सेक्शन को वो अलग कर दे, ये सब हम लोग किसकी हेल्प से पढ़ते हैं, पावर सिस्टम से हम लोग समझ के इन सब चीज़ों का यूज़ अपने रियल लाइफ में हम लोग करते हैं। कल से हम लोग क्या शुरू करेंगे, कल से हम लोग ट्रांसमिशन शुरू करेंगे। बहुत मजा आएगा पढ़ने में। एक एक सिंगल चीज में आपको आपकी रियल लाइफ से रिलेट करा के पढ़ाऊंगा। आप लोग पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन में आप लोगों को बीच में लगवाता रहूंगा। एसएससी जेई के, यूपीपीसीएल जेई के क्वेश्चन में आप लोगों के कराता रहूंगा और आपके एसएससी जेई एग्जाम के होने से पहले मैं आपका यहाँ पे पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, कूल होकर आराम से पढ़िए और एक भी टॉपिक में आप लोगों का छोड़ूंगा नहीं। आराम से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। कल मिलते हैं। हर हर महादेव।